जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला पर। आज हमारी नंबर सिस्टम की ये दूसरी क्लास है। सबसे जो हमारी पहली क्लास थी उसमें उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिल्कुल अभी शुरुआत से इस क्लास को, इस चैप्टर को शुरुआत की है इसके। जो हमारा पहली क्लास थी नंबर सिस्टम की, जो पहली क्लास थी हमारी, पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले चैप्टर का बेसिक समझा था। बेसिक में हमारा सबसे पहले अंक 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 के बारे में सीखा था। अंक के बाद हमारा संख्या आया था। संख्या के बाद किसी भी संख्या के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में सारा कुछ बताया गया था। आज जो हमारी आज की क्लास होगी वो हमारी सबसे पहले किसी भी संख्या के स्थानीय मान या जातीय मान से संबंधित होगी। संख्या के स्थानीय मान, दूसरा जातीय मान। इसमें स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं, जातीय मान को फेस वैल्यू कहते हैं। तो इस क्लास को हमारा क्या क्या शुरुआत रहेगी। सबसे पहले हम स्थानीय मान या जातीय मान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा संख्याओं के प्रकार की, संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। एक एक करके शुरुआत करते जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारी सबसे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम में किसी संख्या का स्थानीय मान या जातीय मान क्या होता है। सबसे पहले इस क्लास को करने का हमारा मेन मकसद है कि संख्याओं के बारे में, जैसे अगर इस चैप्टर का नाम संख्या पद्धति रखा है तो संख्या पद्धति में संख्या सारा कुछ, जितना भी संख्याओं, एक संख्या के साथ क्या क्या कर सकते हैं, एक संख्या के साथ कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, उससे संबंधित इस क्लास में कराया जाएगा। चलिए आज का हमारा सबसे पहले क्या क्या समझा जाएगा। स्थानीय मान, दूसरा होता है जातीय मान, और इसके बाद तीसरा आएगा संख्याओं के प्रकार। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस मीन्स स्थान, प्लेस वैल्यू। जातीय मान फेस वैल्यू। उसके बाद हमारा आता है संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। इस क्लास में यही तीनों सेक्शन कराए जाएंगे। सबसे पहले स्थानीय मान जातीय मान से संबंधित आपको यहाँ पे सवाल प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी सवाल जो आए हुए हैं मोस्टली बुक्स में दिए हुए हैं उससे संबंधित। उसके बाद संख्याओं के प्रकार पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, स्थानीय मान क्या होता है या जातीय मान। अब स्थानीय मान या जातीय मान किसी संख्याओं में जो अंक होते हैं, जैसे संख्या ले लीजिए कोई 8 7 9 3 2, इसमें किसी अंक का या तो स्थानीय मान निकाला जाएगा या जातीय मान निकाला जाएगा। दूसरा, किसी इससे संबंधित किस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे वो कह देगा कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, अंक 3 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का योग बताइए। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है उतनी सभी कराई जाएंगी। सबसे पहले पहला देख लेते हैं, स्थानीय मान। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ताम्रध्वज आजाद है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्थानीय मान की अगर डेफिनेशन बात करें हम, तो स्थानीय मान की डेफिनेशन होती है कि किसी संख्या में अंक की वास्तविक मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। अब इसमें स्थानीय मान का वास्तविक मान, अब जैसे वास्तविक समझ लीजिए, जैसे 8 7 3 2 5 इस तरीके से लिखा है।
इसमें अगर पूछे कि अगर वो कह दे कि अंक 5 का स्थानीय मान बताइए, तो अंक 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5। इसी प्रकार अगर 2 का पूछ रहा है स्थानीय मान, कीजिए स्थानीय, समझिए स्थानीय मान का मतलब कि जे 2 किस स्थान पर है, तो 2 कितने, 2 गुणा 10, मतलब दहाई के स्थान पे है तो 10, अगर सैकड़ा के स्थान पे है तो 3 गुणे 1 2 3, अगर हजार के स्थान पर है, जैसे अगर वो कह दे कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो 7 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। उसके बाद अगर 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 गुणे, अब इधर गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000। अब इनकी गुणा कर लीजिए, 20, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 300। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, वो कहेगा कि अंक 3 का स्थानीय मान बताइए, तो अंक 3 का स्थानीय मान 3 गुणे, अब देख लीजिए कितने, कौन से स्थान पे है, स्थानीय मान का मतलब स्थान, किस स्थान पे है, तो वही हमारा हो जाएगा स्थानीय मान। चलिए अब समझ लेते हैं जातीय मान क्या होता है। सबसे पहले इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन, जैसे दूसरा है हमारा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान या जातीय मान। स्थानीय मान मतलब कि किसी संख्या में किसी अंक का किस स्थान पर है, जैसे 3 है, 300वें स्थान पे है, 7 है, 700 7,000 में स्थान पर होगा, ऐसे ही 8 80,000 में स्थान पर होगा। इसी प्रकार हमारा समझ लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है, जातीय मान। फिर इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे बनेंगे उतने क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। दूसरा है हमारा जातीय मान। अब समझ लीजिए जातीय मान क्या होता है। जातीय मान, इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। इसको और नाम भी से जानते हैं, जैसे वास्तविक मान, किसी अंक का वास्तविक मान, या इसी को कहते हैं अंकीय मान, या इसी को कहते हैं अंकित मान। तो किसी जातीय मान से संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वो कह देगा कि कोई एक अंक दे देगा 8 7 3 2 5, इस तरीके से कोई एक अंक दे दिया, उसमें कहेगा कि अंक 3 का जातीय मान बताइए, या अंक 3 का अंकित मान बताइए, या अंक 3 का वास्तविक मान बताइए, या फिर ऐसे कह देगा कि अंक 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताइए या अंतर बताइए। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से ही समझ ली थी, या फिर इसके जो वर्ड लिखा है शब्द से ही समझ लीजिए कि फेस वैल्यू क्या होती है किसी अंक की। सबसे पहले किसी संख्या में फेस वैल्यू जिस अंक की निकाली जा रही है वही अंक उसका अंकित अंकित मान या अंकीय वैल्यू या वास्तविक मान होगा। जैसे फिर से समझ लीजिए, जैसे अगर उसने कहा है कि फेस वैल्यू, फेस का मतलब जैसे हम कोई शीशे में देखते हैं तो हमारा चेहरा बिल्कुल, फेस मीन्स क्या होता है, चेहरा, और चेहरा जैसे हम शीशे में देखते हैं तो बिल्कुल वास्तविकता चीज दिखती है हमें, बिल्कुल जो चीज, जो एक्चुअल चीज होती है। जैसे अगर वो कहते हैं कि 3 की फेस वैल्यू बताइए, तो 3 को अगर हम शीशे में देखें तो 3 3 ही तो दिखेगा। इसी प्रकार जैसे फेस का मतलब जैसा हम दिख रहे हैं सेम, फेस का मतलब जो चीज हम देख रहे हैं बिल्कुल सेम। तो जैसे अगर वो कहते हैं कि 7 का फेस वैल्यू बताइए, तो 7 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 7। अगर 2 का फेस वैल्यू पूछता है तो 2 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2। ऐसे ही अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले वो कहेगा कि 7 का जातीय मान बताइए, या 7 का अंकीय मान बताइए, या कहेगा कि 7 का अंकित मान बताइए, या उसके बाद कहेगा कि 7 का वास्तविक मान बताइए। तो अगर जैसे वो कह दे कि संख्या इतने में 7 का वास्तविक मान बताइए, तो 7 का हमारा वास्तविक मान हो जाएगा 7। चलिए अब समझ लेते हैं इससे संबंधित कैसे करके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन लिए गए, 7-8 क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन, 4,375 में 7 का स्थानीय मान 7 के जातीय मान से कितना गुना, 7 के
में 7 का स्थानीय मान 7 के जातीय मान से कितना गुना। अब देखिए अगर हम इसका 7 का अगर स्थानीय मान पूछे प्लेस वैल्यू तो कितना हो जाएगा 7 गुणे कौन से स्थान पर इकाई इकाई गुणा 10। अब अगर हम इसका ये तो हो गई हमारी स्थानीय मान। सबसे पहले समझिए सवाल को, उसके बाद देखते। इसमें कहा है कि 4375 में 7 का स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का कितना गुना है। तो सबसे पहले हमें स्थानीय मान निकालना आना चाहिए, उसके बाद जातीय मान निकालना आना चाहिए, उसके बाद हम उसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 7 का जातीय मान स्थानीय मान निकालें तो 7 कितने स्थान पर है, इकाई इकाई 10वें स्थान पे है तो 10 गुणे 7। उसके बाद हमारा अगर स्थानीय जातीय मान पूछे तो 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा, 7 जातीय मान या फेस वैल्यू। अब उसने कहा है कि 7 का स्थानीय मान जातीय मान का कितना गुना है। स्थानीय मान कितना गुना, 10 गुना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 3901 3901 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर क्या है। अब 9 का अगर हम स्थानीय मान निकालें तो 9 का कितना हो जाएगा 9 गुणे, अब 9 कौन से अंक पर है, किस स्थान पर है भाई, स्थानीय मान निकालना है तो स्थान उसका चूज करना पड़ेगा। इकाई दहाई सैकड़ा तो कितने 100 पे हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 9 गुणे 10 100 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसका स्थानीय जातीय मान निकालें ये तो हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। उसके बाद अगर इसका हम स्थानीय जातीय मान निकालें तो जातीय मतलब फेस वैल्यू कितनी होगी 9। अब इसने कहा कि इनका अंतर बताइए तो ऊपर कितना हो जाएगा 900 माइनस 9 कितना हो जाएगा 891। समझ आया। चलिए इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, अगला क्वेश्चन क्या रखा कि 13 2 4 6 8 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। अब देखो अंकित मान, वास्तविक मान और अंकीय मान क्या होते हैं, हमारी होती फेस वैल्यू। और उसके बाद अगर स्थानीय मान हमेशा स्थानीय मान रहेगा तो स्थानीय मान तो आप देख लीजिए कि 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। अब 3 का अगर हम अंकित मान निकालें तो 3 का सबसे पहले स्थानीय मान, अगर 3 का स्थानीय मान निकालें तो 3 गुणे, अब ये कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो इकाई 10,000 लिख देंगे, इसे हो गया 10,000 ठीक। अब इसका ये तो आ गई हमारी प्लेस वैल्यू। अब अगर हम इसकी फेस वैल्यू निकालें तो फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, फेस जैसा दिख रहा है वो हमारा फेस वैल्यू हो जाती है। तो इसमें कहा है कि इनका योग बताइए तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग कर लीजिए 30,000 ऊपर हो जाएगा प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 30,000 3 ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 2,06,743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। अब 6 का अंकित मान निकाल लीजिए, अंकित मान 6 का 6 ही रहेगा, स्थानीय मान स्थानीय कितने इकाई दहाई सैकड़ा 6 गुणे हजार पे तो 6 इसका हो जाएगा डायरेक्ट समझ लीजिए 6 गुणा 1,000 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 6,006 बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा अब इससे संबंधित एक और जैसे जो पॉइंट वाले सवाल आते हैं, पॉइंट से संबंधित अगर जैसे कोई सवाल आ गया, जैसे ये सवाल है हमारा दिया हुआ, स्क्रीन पर देखिए सवाल हमारा दिया है 357.21 में 5 का मान कितना है।
अब इसमें समझिए, इसमें कहा कि 5 का मान कितना है, इसमें ये नहीं कहा कि स्थानीय मान निकालना है या जातीय मान निकालना है। तो इस कंडीशन जब डायरेक्टली इसमें यूपीपीएससी में आया हुआ है सवाल, अगर कहा जाए कि 5 का मान कितना है, तो 5 का मान मतलब वो किस स्थान पे है, वो कितनी उसकी वैल्यू है भाई। एक भाई अगर हम अंकीय मान निकाल लें या फिर जातीय मान निकाल लें तो वो पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही। लेकिन 5 का मान कितना है, 5 का मान का मतलब कि 5 कौन से स्थान पर है और कितना उसका मान है। तो सबसे पहले हमने अभी तक पढ़ा है कि उसमें पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो जब पॉइंट नहीं आना चाहिए तो सबसे पहले हम पॉइंट हटा देंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 3, 5, 7, 2, 1 बटे पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब उसने कहा कि 5 का मान बताइए, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 5000 हो जाएगा स्थानीय मान, प्लस बटे 5000 स्थानीय मान बटे 100। अब जीरो जीरो काट दीजिए, जीरो जीरो, क्या हो गया, 5, 500, 50। अब 50 का देखिए इसको कैसे लिख दिया इन लोगों ने, ऑप्शन दिया है 5, 10, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा 5, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10, तो हो जाएगा 5, 10। आ गया समझ। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं और स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। इससे संबंधित जैसे अगर आ जाता है 1 नंबर का, जैसे ग्रुप डी का है, ग्रुप डी में मोस्टली सवाल इससे आए हुए हैं। उसके बाद हमारा CHSL जो आगामी वैकेंसी एग्जाम आने वाले हैं, उसके बाद MTS का हमारा, या फिर जितने भी एग्जाम वगैरह हैं जैसे CTET वगैरह है या इससे संबंधित आ जाते हैं, या यूपी टेट का है या यूपी पुलिस का है, ये का क्वेश्चन आ जाता है इससे संबंधित किसी न किसी बैच में आ जाएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं कि देखो, सबसे पहले जी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि जी संख्याओं के प्रकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या हमें संख्याओं के प्रकार, जैसे किसी संख्याओं को अगर बांटने का टाइप्स, अगर किसी को बांटने का मतलब है तो क्या है इसका मतलब, क्यों बांटा जाता है इसको। भाई जैसे संख्याएं तो असंख्य है इस दुनिया में, अब उसमें संख्याओं को बांट दिया कि ए सम संख्याएं, ए विषम संख्या, जैसे ये पूरा एक थैले में या एक पन्नी में या किसी में पॉलीथीन में संख्याओं को भर दें, उसके बाद उनको छांट लें कि ये सम संख्याओं वाली जी इसकी कैटेगरी अलग होगी, विषम संख्याओं की अलग होगी, पूर्ण संख्याओं की अलग होगी, प्राकृतिक संख्याओं की अलग होगी, या उसके बाद परिमेय संख्याओं का अलग होगी। तो इस तरीके संख्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उनको बांट लिया हमने कि जिससे आसानी हो, जैसे वो कह देगा कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी। जैसे अगर औसत एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लिया कि एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसने कह दिया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, या प्रथम 5 संख्याओं का अंतर बताइए, या प्रथम 5 संख्याओं का योग बताइए, इस तरीके से, या कह देगा प्रथम 5 सम विषम प्राकृतिक परिमेय संख्या, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो इसको समझने टाइप्स ऑफ नंबर इसीलिए हम समझते हैं कि इसमें अलग अलग तरीके से जो और भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ आपको क्लियरली समझ में आ सके। चलिए समझते हैं कि संख्याओं के प्रकार में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दूसरे नंबर पर आती है हमारी पूर्ण संख्या, तीसरे नंबर पर आती है हमारी पूर्णांक। पूर्णांक भी 2-3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और तीसरा है उदासीन। चौथा आता है हमारा भाज्य संख्याएं,
नंबर 5 अभाज्य संख्याएं। उसके बाद हमारा छठे नंबर पर आता है सहअभाज्य। सहअभाज्य। नंबर 7वां आता है परिमेय संख्या। नंबर 8 आता है हमारा अपरिमेय संख्या। उसके बाद आता है हमारा अपरिमेय के बाद आता है वास्तविक संख्या। ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बन गया कि हमें संख्याओं के बारे में इतना पढ़ना है। उसके बाद और आती है हमारी सम संख्याएं, और ऐड कर देते हैं सम संख्या। नंबर दूसरी आती है विषम संख्या। सबको एक एक को बारीकी समझते चले जाएंगे। सबसे पहले चलिए मिटा देता हूं उसे, जिसे लिखना हो लिख लेना। सबसे पहले संख्याओं के प्रकार की संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती। सबसे पहली होती वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर। दूसरे नंबर पर आती है हमारी वास्तविक संख्या। दूसरे नंबर पर आ गई हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तीसरे नंबर पर आती है हमारी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। इससे संबंधित हमें नहीं पढ़ना है। सम्मिश्र संख्या जो किस अब सबसे पहले समझ लेते हैं वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, या फिर सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र काल्पनिक संख्या होती है कि i बराबर √-1 कल्पना कर की जा सकती भाई। उसके बाद सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याओं क्या होगा हमारा वास्तविक संख्या है और सम्मिश्र संख्याओं का योग, जैसे इस तरीके से पढ़ी होगी 3 + 4i या 2 + 5i। इस तरीके से हो जाएगी हमारी सम्मिश्र संख्या। इधर हमारी काल्पनिक संख्या और इधर वाली जो हमारी संख्या होगी वो वास्तविक संख्या। हमें पढ़ना क्या है, इससे संबंधित नहीं आता है कहीं भी, इससे संबंधित भी नहीं आएगा। लेकिन जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं रियल नंबर, उसको हम एक एक नंबर को बारीकी से समझ लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। समझिए नेचुरल नंबर किसी भी वर्ड की या किसी भी शब्द की डेफिनेशन या परिभाषा उसके शब्द में ही छुपी होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या का है तो सबसे पहले संख्याओं बांटा गया। संख्याएं तो असंख्य है लेकिन उनके लिए बांटा गया। जैसे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, इसको n से डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होगा कि हमें जो प्रकृति ने दी है संख्याएं, जैसे हमारा हो गया प्रकृति देने मतलब ये हुआ कि जहां से हम शुरुआत करते हैं अपनी संख्याओं वो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे 1 2 3 4 5 इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं सभी पहली बात तो धनात्मक संख्या होंगी, या इसको कहते हैं धनात्मक। प्राकृतिक संख्याओं को ही धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं। धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर। अब
अच्छा, इसमें एक चीज और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें जीरो क्यों नहीं लिया। तो जीरो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब जो होता है जो हमें प्रकृति दी है, प्रकृति, हम कोई भी छोटे बच्चे से अगर कोई गिनती गिनवाए तो जीरो से नहीं गिनेगा, हमेशा एक से, क्योंकि वो प्रकृति दे रहा है, प्रकृति द्वारा दी हुई है, तो हमारी प्राकृतिक संख्या ये हो जाएगी। दूसरा नंबर आता है हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। अब समझिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं में अगर हम नेचुरल नंबर में, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। जैसे इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि डब्ल्यू पहला वर्ड होता है। डब्ल्यू बराबर 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे अनंत तक चली जाएगी तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। चलिए, अगर आपको किसी की स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तीसरा आता है हमारा पूर्णांक। तीसरे नंबर पर आती है हमारी पूर्णांक। अब समझिए कि पूर्णांक क्या होता है। इसको इंटीजर बोलते हैं हिंदी में, इंटीजर। अब पूर्णांक में क्या क्या होता है, सबसे पहले धन पूर्णांक, नंबर दूसरा ऋण पूर्णांक, और तीसरा होता है हमारा उदासीन, उदासीन, पॉजिटिव, नेगेटिव, उदासीन, जीरो। ठीक, उससे कोई चार्ज नहीं, जीरो होता चार्ज। तो हमारे धन पूर्णांक कौन कौन सी हो जाएंगे, +1, +2, +3, +4, ये सभी हमारी धन पूर्णांक हो जाएगी। -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट, ये हमारी ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। जीरो, जीरो होता ही है। तो हमारी पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, जिसमें धन पूर्णांक हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद जीरो हो, उसके बाद -1, -2, -3, -4, ऐसे डॉट 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 चलता है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, इंटीजर आई, इसे आई से डिनोट करते हैं। हमारा हो जाएगा सभी पूर्णांक संख्या, मतलब जिसमें जीरो हो, पॉजिटिव संख्या हो, नेगेटिव संख्या है, तो हमारी कौन सी हो जाएंगी, इंटीजर। उसके बाद हमारा आता है दूसरे, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर इंटीजर हो गया। उसके बाद भाज्य, सम संख्या। अच्छा, इसमें एक और समझ लेते हैं। जीरो, जीरो ना तो सम होता है, ना विषम होता है, ना नेगेटिव होता है, ना पॉजिटिव होता है। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, कोई भी संख्या अगर पॉजिटिव है तो वो जीरो से बड़ी होगी, और अगर जीरो छोटी है तो नेगेटिव होगी। तो ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव होता है। चलिए अगली शुरुआत करते हैं। चौथा है हमारा नंबर सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या बोलते हैं इवन नंबर। समझिए इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या को पहचान। अब हर चीज ज्यादा डीपली मत समझा करो, कुछ को ऐसे भी समझा करो, पर हर चीज इतना ओवर उसके साथ मत, उसको एक ओवरऑल सारा तरीके समझने। सम संख्या क्या होती, जो संख्या 2 से कट जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से, मतलब जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो हमारी सभी क्या हो जाएगी, सम संख्या। नंबर 5 विषम संख्या। अब विषम संख्याओं की पहचान क्या होती है, विषम संख्याओं को हमारी क्या पहचान होती है। विषम संख्या जैसे 13 लिखा है, 19 लिखा है, 21 लिखा है, 23 लिखा है, इसका मतलब विषम संख्याएं वो होती हैं जिन, इनको विषम संख्याओं को ऑड नंबर बोलते हैं सबसे पहले। अब ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, जैसे जिनके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ठीक, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी,
सभी हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। जो संख्याएं 2 से ना कटे वो विषम, जो 2 से कट जाए वो सम। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो हमारी सब सम संख्याएं, विषम संख्याएं ये हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारी संख्या नंबर 6 था भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 21 लिखा है, 25 लिखा है या फिर 16 लिखा है। ये सभी भाज्य संख्याओं का मतलब क्या है? कम से कम या तो वो अपने आप से कट जाए या एक से कट जाए या उसके अतिरिक्त कम से कम एक ऐसा गुणनखंड जरूर हो कि वो उस संख्याओं से कट जाए। कि भाज्य संख्या या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे या उसके बाद किसी और कोई, जैसे 2, 4 है, 2, 4 2 से कट रही है, 2, 4 और 16 कम से कम 4 गुणे 4, एक भाई 4 है, जैसे 4 2 से भी कट, जैसे 16 है, 16 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 8 से भी, मतलब जे अपने से भी कट जाएगी, उसके बाद 1 से भी कट जाएगी और उसके बाद इसके गुणनखंड भी है 2, 4, 8। तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं, एक से कट जाएं और कम से कम एक एक्स्ट्रा उसका गुणनखंड हो, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या। अगली हमारी संख्या ले लीजिए। अगली हमारी संख्या है 7वीं अभाज्य संख्या। इससे पहले जो था भाज्य संख्या उसका था कंपोजिट नंबर, याद रखिए कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याओं वाला। अब अभाज्य संख्या क्या होती? अभाज्य संख्याओं की सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए कि अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है। वे सभी संख्या जो या तो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, वे सभी संख्याएं जो या तो एक से कटे या स्वयं से कटे, उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे, तो वो हमारी हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, इस तरीके से हमारी क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या। अब समझ लेते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में और समझ लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी तथा सम तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, क्योंकि 2 या तो अपने से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। 1 से कटेगी मतलब क्या होगा? 2/1, 1 दूनी 2, 1 से कटेगी। तो सबसे छोटी तथा सम तथा अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। अच्छा, ऊपर आया था भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है हमारी। कहीं नोट पॉइंट लिख के इसको लिख लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी वो हमारी 4 होगी, क्योंकि 2 भी नहीं किसी भाई, 2 अभाज्य संख्या है, 2 के बाद जो अगली भाज्य संख्या आएगी 4 ही तो आएगी। तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। चलिए अगला हमारा देखते हैं, अगला क्या है। अगला है हमारा 7वां 8वां नंबर सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं को प्राइम नंबर। समझ लेते हैं इसको ध्यान से, को प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहले सह में साथ साथ, अभाज्य में अभाज्य, संख्याओं में समान। अभाज्य संख्याओं क्या पहचानती कि उनमें कोई कॉमन गुणनखंड ना हो। अभाज्य संख्याओं की पहचान तो यही थी कि उनमें कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, या तो वो स्वयं से कटे या एक से कटे, उसके बाद वो किसी से कॉमन फैक्टर ना हो उनमें। जैसे 14 और 7 लिखा है,
तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 गुणे तो 7। कॉमन फैक्टर मतलब जो होता है कि जो दोनों जगह हो, तो 7 7 दोनों जगह, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं होगी, ये हमारी भाज्य संख्या हो जाए। तो सह अभाज्य मतलब 7 7 हो और अभाज्य संख्याएं हो। जैसे 21 लिखा है, 21 और मान लो 16 सहअभाज्य संख्या है। सह मीन्स 7 7 और अभाज्य मीन्स अभाज्य, मतलब इनका कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर मतलब कोई 7 7 गुणनखंड नहीं है। तो इससे एक नोट बनता है। नोट क्या हुआ कि किसी भी संख्या का सह अभाज्य संख्याओं में किसी भी संख्या का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। जैसे 16 अभाज्य, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 7 5 11 17, ठीक। उसके बाद समझिए कि सह अभाज्य, सह मीन 7 7, अभाज्य मीन अभाज्य, 7 हो लेकिन अभाज्य हो। अभाज्य मतलब क्या था कि दोनों फैक्टर कॉमन ना हो भाई। 21 और 16 कॉमन फैक्टर नहीं है। इसे एक नोट बना कि सह अभाज्य संख्याओं में, सह अभाज्य संख्याओं में यह जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि संख्या अभाज्य ही हो। भाई भाज्य संख्या भी हो सकती है, लेकिन उनका जो साथ साथ में जो दूसरा होगा वो हमारा कोफैक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए और समझते हैं। इसके पीछे जो अभाज्य संख्या समझी थी उससे समझ लीजिए क्वेश्चन। अभाज्य संख्याओं का एक और नोट तरीके समझ लीजिए। 1 से लेकर 100 तक टोटल होती है हमारी 25 अभाज्य संख्या। 25 अभाज्य संख्या। अगर 1 से लेके 50 तक पूछे तो हमारी होती है 15 अभाज्य संख्या, ठीक। अब 15 कौन कौन सी होगी, 3, सबसे पहले 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद 29, 29 बाद 29 बाद आएगा 31, 31 बाद 37, 37 बाद आएगा 41, 41 के बाद आएगी हमारी 47, 41 के बाद हमारी 43। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और बची कोई 47। तो हमारी 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी, 15। उसके बाद 50 से 100 तक होती है हमारी 15, 10 अभाज्य संख्या। टोटल 1 से लेके 100 तक अगर पूछे तो 25 प्राइम संख्या होंगी। अगर 1 से लेके 50 तक पूछे तो 15, और अगर 50 से लेके 100 तक पूछे तो हमारी कितनी हो जाएगी, बची हुई 10। इससे पहले सम संख्या विषम संख्या वाला पूछा, तो अगर 1 से लेके 100 तक पूछे तो सम 100 50 सम 50 विषम संख्याएं हो जाएंगे। अगला आता है हमारा अभाज्य संख्या के बाद परिमेय संख्याएं। नमा आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, रेशनल नंबर इन्हें बोलते हैं। परिमेय संख्या क्या होती, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे 3/7 हो गया, 8/9 हो गया, 11/13 हो गया, सभी P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है परिमेय संख्या। और नोट अगर ये लिखना चाहूं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ
जैसे लिखा है 1 3 5 7 9। अब इसके बटे परमेय बनाना, परमेय मतलब होता है कि पी बटे क्यू के रूप में। भाई इसके बटे हम 1 लिखते हैं, परमेय संख्या हो गई, पी बटे क्यू के रूप में लिख गई। भाई पी का मान 3, क्यू का मान 1। तो सभी संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद परमेय संख्या को आप कैसे डिनोट करोगे, जैसे लिख दिया 1/3, 2/5, 7/9, 3/11, 18/17। इसी तरीके से हमारी क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या। समझ में आ गया होगा परमेय संख्या। बढ़ते हैं आगे अपरमेय संख्याओं के बारे में। अपरमेय, अपरमेय के बाद हमारी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। 10वां आता है हमारा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। अब अपर इर्रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब समझिए कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अपरमेय संख्या, भाई परमेय संख्या मतलब ये हुआ कि पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। अपरमेय संख्या मतलब यह है कि जिसे पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे पाई का मान 22/7 होता। पाई एक हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √2, √3, इससे संबंधित सारी क्या हो जाएंगे हमारी अपरमेय। अपरमेय मतलब पी बटे क्यू के रूप में जिसे ना लिखा जा सके। अब आप समझ में आ रहा होगी, इसके बटे में 1 लगा दें, इसके बटे में 1 लगा दें, इसके बटे में 1 लगा दें, परमेय संख्या बन गई। अब इसको ऐसे इसलिए नहीं लिख सकते भाई, इस कुछ तो अंतर होगा तभी। भाई परमेय और अपरमेय में कुछ तो अंतर होगा। जैसे पाई का मान 22/7 बोलते हैं लोग, लेकिन 22/7 अगर हम इसको काटें तो 3.7×3=21, कितना बचा 1, 3×3=9, 1 बचा, 3×3=9 तो 11, 3×3=21। ऐसे मतलब बढ़ता चला जाएगा। ये इसकी एक्चुअल जो एक्चुअल वैल्यू होती वो नहीं आएगी। उसके बाद √2 का मान, √2 का मान होता है 1.4142, ऐसे डॉट 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 चलता जाता है। तो अगर हम इसके बटे में 1 लिखें फिर भी आएगा तो जी, मतलब पी बटे क्यू के रूप में इसे नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई इसका मान बढ़ता जाएगा, क्या पता कितना है। उसके बाद हमारा √3 का मान, √3 का मान होता है, √3 का मान होता है 1.73 ऐसे समथिंग कुछ होता है। तो इसका भी बढ़ता चला जाता, मतलब अपरमेय संख्याओं को इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे पाई, √2, √3, √5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे अपरमेय संख्या। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इसे आर से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं में हमारी परमेय अपरमेय सभी। अब परमेय में कौन कौन सी आएंगी, परमेय, परमेय संख्याएं सभी, सभी परमेय संख्या और अपरमेय सभी संख्याएं आ जाएंगी इसमें। जैसे 2, 4, -3, -9, -11, 0, 2, 7, पाई, √2, √7 पाई। मतलब अपरमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परमेय, परमेय संख्या जो सभी संख्याएं परमेय संख्या होती है। कोई भी संख्या ले लीजिए, हर संख्या परमेय संख्या
होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय मतलब जो इस टाइप की आ रहा है अंडर रूट वाली, ठीक। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या बन जाएगी हमारी वास्तविक संख्या। चलिए आज हमारा क्या क्या हमने कवर किया। सबसे पहले स्थानीय मान, जातीय मान, उसके बाद संख्याओं के प्रकार। अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी भाज्यता से संबंधित होगी कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। और मोस्टली बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये है कि हमें और जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं तो उससे संबंधित इसको समझना जरूरी था। लेकिन इसका रोल और भी जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं उसके साथ साथ इसको जो अगली वाली हमारी भाज्यता से संबंधित आएगी, भाज्यता या तो 9 से, 3 से, 11 से, उससे विभाजित संख्याओं से संबंधित होगा सारा कुछ। उसी संबंधित ज्यादा या तो इस चैप्टर में देखो मेन मकसद है कि या तो इकाई के अंक से आते हैं, या तो इकाई के अंक से आता है, या फिर भाज्यता के नियम से संबंधित आता है। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आगे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी जो भी आने वाली वीडियो है आपके पास नोटिस पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।